स्वागत है बच्चों। क्लास 9th भारतीय भवन बायोलॉजी चैप्टर 1 है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 1 से 15 है इसकी संख्या। इस वीडियो में हम इसको हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए गौर कीजिए, पहला सवाल आपका क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। यहाँ पे टोटल बिंदु है 9, हमें इनमें से केवल दो के ही कार्य बताने हैं। हम बताएंगे कोशिका भित्ति का और एक लाइसोसोम का। चलिए इसके कार्य हम लिखते हैं। सबसे पहले आपको कोशिका भित्ति लिख के डैश देना है। देखिए ये है एक प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। इसके जो बाहरी आवरण है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, यानी ये बाहरी आवरण होती है प्लांट सेल में। लिखेंगे पहला, ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, एक फिक्स शेप प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। दूसरा है यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है, बाहरी किसी प्रकार की सुरक्षा हो, सही से खड़े होने में सहारा हो, वो प्रदान करती है। ठीक है, प्लांट के। तीसरा है यह कोशिका झिल्ली की भी रक्षा करती है, क्योंकि ये बाहरी आवरण है। इसके बाद कोशिका झिल्ली आती है तो उसकी भी ये रक्षा कर देती है। ये कोशिका को सूखने से बचाता है। कौन? कोशिका भित्ति। ये 4 काम हो गए। अब हम बताएंगे ये लाइसोसोम। चलिए लाइसोसोम लिख के डैश दीजिए आप। लाइसोसोम जो है एक प्रकार का एंजाइम कोशिका में पाया जाता है, जिसमें कि कुछ जीवाणुओं, ठीक है, जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए काम आता है। अगर इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, फट जाती है तो कोशिका की मृत्यु भी हो जाएगी। इसके कार्य देखिए टोटल 4 है, ये भी हम लिखेंगे ऐसे। कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों और बाह्य पदार्थों का ये पाचन करता है। अंत कोशिकीय पदार्थों एवं अंगकों के टूट फूट भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। तीसरा, जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है। तो ये 4 हो गए टोटल, आपको चारों लिख लेने हैं। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। देखिए गौर कीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक की रचना के आधार पे कोशिका 2 तरह की होती है। एक कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती तथा वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता, केंद्रक झिल्ली भी नहीं और वास्तविक केंद्रक भी नहीं, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या समझ में आया? यानी कोशिका, देखिए कोशिका झिल्ली के आधार पे और केंद्रक के आधार पे 2 भागों में बांट दिए गए हैं। जिसमें पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। देखिए जिसमें नहीं पाया जाता ये दोनों, प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिसमें पाया जाता है तो यूकैरियोटिक कोशिका हो गई। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है टोटल। देखिए किसमें पाया जाता है, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में। यहाँ तक आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल है पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें डिफरेंट बताने हैं। आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे है इसका आंसर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर लिख के डैश देना है। इस तरफ है पादप कोशिका और उस तरफ है जंतु कोशिका। साधारणतः पादप कोशिका है जंतु कोशिका से बड़ी होती है। कौन? जो पेड़ पौधे में कोशिकाएं पाई जाती हैं वो बड़ी होती हैं जंतु कोशिका से, ये छोटी होती हैं। दूसरा, मोटी और कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का नियमित आकार होता है। इसका शेप एकदम नियमित होता है। क्यों? मोटी और कड़ी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें आकार अनियमित होता है। तीसरा, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो सेलुलोज नामक रासायनिक यौगिक से बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति तो है नहीं पाई जाती, होती ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है कोशिका भित्ति। 4 नंबर है कोशिका में रस युक्त बड़ी रसधानी उपस्थित होती है। इसमें कोशिका में रसधानी छोटी छोटी होती हैं। लवक उपस्थित, इसमें लवक अनुपस्थित। बस आपको 4 कर लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा अंतर स्पष्ट हो गया। अगला सवाल चौथा है, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वही प्रभाव पड़ेगा जो गाल्जी उपकरण के कार्य हैं, वो कार्य ठप हो जाएंगे। तो आइए इसका आंसर हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय, इसका काम क्या है। इसका काम है संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण,
पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजना, कोशिका में मुख्य श्रवण का कार्य करना, लाइसोसोम और पेरेक्सिसोम के निर्माण में मदद करना, ये सारे कार्य हैं। तो ये बंद हो जाएंगे। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, गाल्जी उपकरण के बिना अंतर्द्रवी जालिका यानी ER में बने प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग, संशोधन और परिवहन रुक जाएगा। ठीक है। इसके अलावे लाइसोसोम नहीं बनेंगे, एंजाइमों का स्राव रुक जाएगा और अंततः अवशिष्ट पदार्थ यानी जो बेकार पदार्थ है उसमें कोशिका में जमाव के कारण कोशिका नष्ट हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला है 5 नंबर, कोशिका के किस अंगक को यानी किस अंग को, किस ऑर्गन को बिजली घर कहा जाता है, यानी कोशिका का सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, कारण भी बताने हैं। देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया के जब हम गुण देखें, यहाँ पे देखिए इसके कार्य हम देखें। आपको ऐसे करना है कि कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक, इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए कोशिका को कोशिकीय ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है और ये कोशिका ATP के रूप में स्टोर होती है। ATP एक ऊर्जा की इकाई है। जैसे हमारे पास धन होता है, किस रूप में होता है? देखिए सिक्कों के रूप में होता है, चाहे कागज़ के नोट के रूप में होता है, इसी रूप में तो होता है हमारे पास रुपया पैसा धन। तो वैसे ही ऊर्जा जो की इकाई है ATP के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है। समझ में आ गया। और पावर हाउस क्यों कहा जाता है कि भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में ही होता है, ताकि यहाँ पे ऊर्जा स्टोर होती, इसीलिए कहा जाता है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। ठीक है। आप चाहे तो एक लाइन ये बढ़ा भी सकते हैं कि ऊर्जा ATP में स्टोर रहती है। समझ में आ गया। 6 नंबर सवाल है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे कि अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि वो अपने बाहरी वातावरण से भोजन एवं अन्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को ही बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। समझ में आ गया बात कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा होता है कि उसकी झिल्ली इस तरह लचीली होती है कि बाहरी तौर पे भी वो भोजन को ग्रहण कर सकता है और उसको पचा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसका आंसर हो गया, आपको यही लिखना है। आगे बढ़ते हुए देखिए 7 नंबर सवाल क्या है, लवक कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या कार्य हैं? जितने प्रकार के होते हैं तो प्रत्येक के कार्य भी हमें बताने हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, लवक यानी फ्लैट्स, इसको बोलते हैं फ्लैट्स बोलते हैं लवक। ये 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट इसको बोलते हैं, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट इसको बोलते हैं, और तीसरा है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट इसको बोलते हैं। जो प्लांट के पत्तियों जो हरी होती हैं हरित लवक के कारण ही होती हैं। चलिए इसके हम कार्य लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आंसर ऐसे करना है। देखिए लवक 3 प्रकार के होते हैं, पहला वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये तो हो गया प्रकार। अब हम काम लिखेंगे इसका। ये पहले आप इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद लवक के कार्य लिख के डैश दीजिए। पहला है अवर्णी लवक, खाद्य पदार्थों खाद्य संग्रहण के रूप में सहायता करता है। ठीक है, प्लांट में जो खाद्य पदार्थ है उसको संग्रहण करने में सहायता करता है। वर्णी लवक फूलों, फलों और बीजों में आकर्षित जो रंग होते हैं वो प्रदान, जैसे टमाटर लाल होता है, मिर्च का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण ही तो होता है। कि हरित लवक के कार्य यहाँ पे है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। कोशिकीय संरचना है, इसमें मौजूद वर्णक के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, हरित लवक के कारण ही हो पाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले, नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बस हो गया। प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है, इसी के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है कि प्लांट भोजन बना सकते हैं। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगला सवाल है 8 नंबर है, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र क्या कार्य है इसका?
देखिए यहाँ पे एक सेल का एक केंद्रक है, ये पूरा एक केंद्रक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। देखिए ये रहा गैप है, ये पूरा गैप, ये पूरा गैप, इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। इसका काम क्या है, पहले आपको ऐसे लिखना है, केंद्रक में अनेक छोटे छोटे अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यही तो हो गए इसके कार्य। ठीक है, देखिए कुछ पदार्थ अंदर जाएंगे, कुछ बाहर जाएंगे, इन्हीं छिद्रों से कई छिद्र हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल है, जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। जो माता पिता के गुण होते हैं वो संतान में चले जाते हैं। जैसे कि माता पिता लंबे हैं तो संतान भी लंबे होंगे। माता पिता का रंग हो गया, स्किन का रंग हो गया, ठीक है, वो सारे तो ये वाहक होते हैं। कौन? जीन, इसमें डीएनए होते हैं। अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। 10 नंबर सवाल है, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है? देखिए दोनों में अंतर हम ऐसे करेंगे, विसरण क्रिया जो है सभी पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में हो सकती है, लेकिन जो परासरण होता है केवल द्रव और उसके विलेय पदार्थ में ही होता है। विसरण के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परासरण के लिए झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। विसरण सभी दिशाओं में होता है, जबकि परासरण निश्चित दिशा में होता है। 4 नंबर है, विसरण में देखिए इस क्रिया में कोई विशेष दाब नहीं होता, ठीक है, जबकि परासरण में जो विलयन की सांद्रता पर ये डिपेंड करता है, कैसी वो विलयन की प्रकृति सांद्रता है। तो ऐसे आपको कर लेने हैं। अगला सवाल देखिए 11 नंबर है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है? यानी किसी भी जीव में पदार्थ के परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पदार्थ को ले जाने और ले आने की क्या आवश्यकता है? आंसर करेंगे, जीवों के पदार्थ के परिवहन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने और ऊर्जा उत्पन्न करने और पोषण तत्व और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही शरीर से बनने वाले जो हानिकारक अवशिष्ट हैं पदार्थों को बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है, जो परिवहन द्वारा ही संपन्न हो पाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है 12, क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिक में क्या अंतर है? उत्तर करेंगे, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। देखिए क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है। क्रोमोसोम बेलनाकार होता है। क्रोमोसोम के 3 भाग, फेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिक्स। और देखिए अब इसके बाद हमें बताना है क्रोमैटिक्स। ठीक है, 2 समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। क्रोमैटिक बेलनाकार नहीं होते, क्रोमैटिक के कोई भाग नहीं होते, तो ऐसे इसका अंतर हो गया। 13 नंबर है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? उत्तर करेंगे हम ऐसे, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा केंद्र झिल्ली से घिरा होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक, कोशिका झिल्ली भी होती है, यही इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, आंसर आपका ये हो गया। 14 नंबर सवाल है, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता? जैसे कि श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया, जो सजीव के लक्षण होते हैं वो वायरसों में क्यों नहीं पाया जाता है, यानी विषाणुओं में? उत्तर करेंगे, झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा है, यानी कोशिका झिल्ली जो होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली नहीं होती, इसके चलते सजीवों के लक्षण नहीं पाया जाता। इसके बाद आखिरी सवाल है, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका में मुख्य अंतर क्या है? अंतर हम यहाँ देखिए ऐसे करेंगे, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका को झिल्ली जालिका जो है चिकनी होती है, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिसको राइबोसोम बोलते हैं। क्या अंतर समझ में आया? चिकनी अंतःप्रदेश जालिका है, इसकी झिल्ली तो चिकनी होती ही है, लेकिन खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका है उसमें छोटे छोटे कण रहते, यानी उसमें राइबोसोम पाए जाते, इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, ये पूरा आपका आंसर हो गया इसका। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।